Second question, define data item, entity, record, file, metadata and database. सबसे पहले डाटा आइटम की डेफिनेशन देखें. डाटा आइटम इज़ अ यूनिट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ फील्ड. फील्ड क्या होती है? जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल की जो ऊपर हेडिंग लिखते हैं उसको फील्ड कहा जाता है. उस फील्ड के अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो डाटा यूनिट वो डाटा जो है वो डाटा आइटम कहलाता है. जैसे फ़र्ज़ करो कि हमने ये नंबर है M00675 आर डाटा आइटम्स इन दी अकाउंट नंबर. हमारे पास कोई एक टेबल है, उसके अंदर हमने जो हेडिंग्स हैं अकाउंट नंबर, उसके अंदर कुछ लिखा ये अकाउंट नंबर, तो ये हमारे पास एक डाटा आइटम है. इसी तरह फ़र्ज़ करो एक हमारे पास फील्ड है, ऊपर नेम लिखा हुआ है, तो नेम के नीचे अगर जाके हम लिखेंगे मोहम्मद अली, तो वो जो मोहम्मद अली है वो हमारे लिए डाटा आइटम है. जो भी एक यूनिट हम लिखेंगे, कोई एक चीज़ लिखेंगे, जैसे आपका फ़ोन नंबर, तो जो फ़ोन नंबर है वो डाटा आइटम कहलाता है. आगे आ गया एंटिटी. एंटिटी इज़ अ थिंग, पर्सन. ये कोई चीज़ हो सकती है, कोई शख्स हो सकता है, प्लेस, यूनिट, ऑब्जेक्ट और एनी आइटम, और कोई भी शय हो सकती है अबाउट विच द डाटा शुड बी कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज़, वर्क फ्लो एंड टेबल्स. जो कि हम कंप्यूटर में सेव करेंगे उसको एंटिटी कहते हैं. वो कोई शख्स भी हो सकता है, वो जगह हो सकती है, वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई इवेंट हो सकता है. कोई भी शायद जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, सेव कर लेंगे, वो एंटिटी कहलाती है. जैसे एक कॉलेज है, तो कॉलेज के लिए एंटिटी क्या है? टीचर एक एंटिटी है, उसको हम स्टोर करेंगे, उसके रिकॉर्ड्स. स्टूडेंट एक एंटिटी है, फर्नीचर एक एंटिटी है, क्लासरूम एक एंटिटी है, स्टाफ एंटिटी है. हर वो शय जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो एंटिटी कहलाती है. इसी तरह अगर एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज़ होंगी? डॉक्टर, पेशेंट, वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर, बेड्स, इक्विपमेंट, स्टाफ, नर्सेज, ये सारे जो हैं ये एंटिटीज़ हैं. तो कोई भी शय जो हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे उसको हम एंटिटी कहते हैं. तो ये लफ्ज़ जो है ये सारे लेक्चर में, पूरा जो कोर्स है उसमें बार बार ये वर्ड आएगा एंटिटी. तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एंटिटी क्या चीज़ होती है. जो भी शय कंप्यूटर में हम स्टोर करते हैं वो एंटिटी कहलाती है, और उस हर एक एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, इसी वजह से तो उसको स्टोर कर रहे हैं ना. जैसे एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम स्टोर करने जा रहे हैं? स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका एड्रेस है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो हर एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम एक टेबल की शक्ल में स्टोर करते हैं. सो एंटिटी क्या है? कोई भी शय जिसको हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे, सेव करेंगे, उसको एंटिटी कहते हैं. आगे रिकॉर्ड. रिकॉर्ड इज़ अ कलेक्शन ऑफ फील्ड अबाउट द सेम पर्सन, आइटम और ऑब्जेक्ट. रिकॉर्ड क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होती हैं. ठीक है जी. मसलन हमारे पास एक टेबल है, जैसे मैं अभी यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ. मैं एक्सेल शीट खोलता हूँ, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ. तो ये हमारे पास एक एक्सेल शीट आ गई. ये मेरे पास एक एक्सेल की शीट है. यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रोल नंबर, यहाँ पर नेम, फादर नेम, उसका फ़ोन नंबर एंड सो ऑन. कुछ भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ, etc. कुछ भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा रोल नंबर. सपोज रोल नंबर इसका है 3, नेम है अली और फादर नेम नईम, एंड कुछ हमने फ़ोन नंबर लिख दिया. इस तरह अपडेट लिखेंगे. तो यहाँ पर ये जो अली है, अली एक डाटा आइटम है. ये जो इसको हम स्टोर कर रहे हैं ये हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट की. ये स्टूडेंट का टेबल है. तो यहाँ पर हम रोल नंबर 5 के लिए कुछ लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पर बाबर है. इस तरह उसका जो भी डाटा होगा. तो ये जो एक पूरी रो है, ये सारी रो, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स. यहाँ पर ये जो हमने हेडिंग्स लिखी हैं, ये जो मैंने रेड कलर में कर दी हैं,
ये हमारे पास फील्ड्स कहलाती हैं। तो अगर हम रोल नंबर 3 जो है उसका ये तमाम नेम, फादर नेम और फ़ोन नंबर, ये जो पूरी एक रो होगी, दिस इज़ कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरह ये अगला रिकॉर्ड है, उससे अगला रिकॉर्ड है, उससे अगला रिकॉर्ड है। तो कलेक्शन ऑफ फील्ड्स जो हैं, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स कैसे हैं? एक फ़ील्ड हमने ले ली रोल नंबर, दूसरी फील्ड है नेम, तीसरी है फादर नेम। तो ये कलेक्शन ऑफ फील्ड्स जो हैं इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। वापस चलते हैं वर्ड में। अगला है फ़ाइल। तो ये जितने भी हमने रिकॉर्ड्स देखे हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 5, वो सारे रिकॉर्ड्स अगर हम इकट्ठे कर लें तो वो बन जाती है फ़ाइल। फ़ाइल क्या है? फ़ाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। तो जितना भी डेटा होता है वो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरीज़ को डिस्कस किया जाता है, बल्कि बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं। फ़िलहाल सिर्फ दो देखो, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। और भी बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर। टर्शरी मेमोरी भी होती है, फिर प्रोसेसर की अपनी एक मेमोरी होती है जिसे कैशे मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो रैम को कहा जाता है। कंप्यूटर के अंदर एक रैम लगी हुई है, उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी नॉर्मली हम लोग हार्ड डिस्क को कहा जाता है। तो जो भी डाटा हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है, जब लाइट चली जाती है या हम कंप्यूटर ऑफ कर देते हैं तो वो डाटा सारा रिमूव हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए तमाम डाटा जो है हमारा वो सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा होता है। तो जो भी डाटा हमारा सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा है, रिलेटेड डाटा, जैसे स्टूडेंट है तो रोल नंबर 1 2 3 4 जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का डाटा एक जगह पर हमने स्टोर कर लिया सेकेंडरी मेमोरी में, इसको हम फ़ाइल कहेंगे। तो फ़ाइल की डेफिनेशन क्या है? फ़ाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी मेमोरी। फिर मेटा डाटा। मेटा डाटा होता है डाटा अबाउट डाटा। जो भी डाटा आप लोगों के पास होता है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ये डाटा किस चीज़ का है। अदरवाइज़ जैसे एक पेज है उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, अब किसी को भी नहीं पता चलेगा वो नंबर किस लिए लिखे हैं, वो क्या चीज़ हैं, वो बच्चों की एजेस हैं या उनके मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो हर एक डाटा जो भी आपने लिखा होता है उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मेटा डाटा डिस्क्राइब्स अदर डाटा। मेटा डाटा हमें डाटा के बारे में बताता है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ सर्टेन आइटम्स कंटेंट। फॉर एग्जांपल एन इमेज, फ़र्ज़ करते हैं एक तस्वीर है हमारे पास, में इंक्लूड मेटा डाटा। हो सकता है कि उस इमेज के बारे में हमें देना पड़े सारा डाटा। ठीक है जी। तो एक इमेज का जो मेटा डाटा है वो क्या हो सकता है कि हाउ लार्ज द पिक्चर इज़, वो जो पिक्चर है उसका साइज़ कितना बड़ा है। हर पिक्चर का जो डाटा होता है वो MBs में होता है ना, तो 2 MB की फ़ाइल है या 6 MB की फ़ाइल है, तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी पिक्चर का साइज़ कितना बड़ा है। फिर कलर डेप्थ कितनी है, दी इमेज रेजोल्यूशन कितनी है। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि उसके पिक्सल्स जो हैं वो कितने हैं। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतना इमेज का साइज़ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ज़हन में रखना पड़ता है। जैसे बाज़ औक़ात आप लोग फॉर्म फिल करते हो, ठीक है, आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन भेजने लगे हो तो उसका एक फ़ॉर्म है, वो फॉर्म फिल करने लगे हो तो वहाँ उसने लिखा होता है कि अपनी तस्वीर भी अपलोड करो। तो जब आप एक पिक्चर को अपलोड करने जाते हो, अगर आपने बहुत फ़ाइन पिक्चर अपने मोबाइल फ़ोन से ख़रीदी है या कैमरा फ़ोन से आपने ली है या मोबाइल फ़ोन से आपने खींची है, तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की पिक्चर जो होती है उसका साइज़ 2 MB से बड़ा होता है। जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उन्होंने वहाँ लिखा होता है कि इसका साइज़ 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 15 किलो का मतलब 1000 किलो हो ना, 1024 किलो, तो 1 MB होगा। ठीक है, तो 1000 किलो 1 MB होता है, तो उन्होंने हमें कहा होता है कि 15 से 20 किलो से ज़्यादा इसका साइज़ नहीं होना चाहिए। तो हमें मेटा डाटा पता होना चाहिए, वो जो पिक्चर है उसका साइज़ कितना है उसके बारे में सब पता होगा। अगर पता होगा तो हम उसको अपलोड कर सकेंगे, वरना वो पिक्चर अपलोड ही नहीं होगी। ठीक है, तो हर एक डाटा के बारे में भी हमें पता होना चाहिए ये डाटा क्या करता है, उसे कहते हैं मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा। आगे डेफिनेशन आ गई डेटाबेस की। डेटाबेस क्या चीज़ होती है?
इसकी डेफिनेशन 2-3 डेफिनेशन हमने लिखी हैं। डेफिनेशन 1, अ डेटाबेस इज़ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्ड इन फॉर्मेटेड वे विच इज़ शेयर्ड बाय मल्टीपल यूज़र्स। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी गई है कि डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, रिलेटेड डाटा। जैसे स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो एक जगह पे रखो, स्टूडेंट से रिलेटेड। ये नहीं करना कि स्टूडेंट के साथ हम लोगों ने जो व्हीकल हैं, गाड़ियों का रिकॉर्ड भी रखा हुआ है तो वो शायद उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो एक ही किस्म का डाटा अगर हम एक जगह इकट्ठा करें उसे डेटाबेस कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। लॉजिकली रिलेटेड का मतलब है कि हमने कंप्यूटर के अंदर उसको टेबल्स के अंदर स्टोर किया हुआ है। डिज़ाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ मल्टीपल यूज़र्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हमारे पास डेटाबेस होती है उसको मल्टीपल यूज़र्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे यूज़र्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे नादरा आप लोगों ने देखा होगा, तो नादरा के अंदर जो डाटा स्टोर है, अब पूरे पाकिस्तान में जो नादरा की ब्रांचेज़ हैं वो एक ही डेटाबेस है, एक ही सर्वर है जहाँ पे वो डेटाबेस पड़ी हुई है। पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, मुल्तान में, फैसलाबाद में हर बंदा वहीं से डाटा उठाता है, उसको इस्तेमाल करता है और उसी में स्टोर कर लेता है। इसे कहते हैं शेयर। तो जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक ही डेटाबेस को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे तो इसको कहेंगे अ शेयर्ड कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। अब इसके फीचर्स हैं, यदि मेन फीचर्स ऑफ डाटा इन ए डेटाबेस आर। अब डेटाबेस के कुछ खूबसूरती है, कुछ फीचर्स हैं। नंबर 1, इट मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। सबसे पहली बात क्या है कि जो डाटा है वो किसी ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना है, एक ख़ास तरीके से उसको स्टोर करना है। अगर हम ख़ास तरीके से डाटा को स्टोर नहीं करेंगे, वो ख़ास तरीका क्या है वो इस पूरे कोर्स में हम लोगों ने पढ़ना है कि डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। अगर हम उस तरीके से डाटा को स्टोर करेंगे तो कल को हम उस डाटा को देख सकेंगे, हार्ड डिस्क से रिट्रीव कर सकेंगे। रिट्रीव का मतलब है हार्ड डिस्क से उठा के देख सकेंगे। अगर हमने बगैर किसी वजह के, बगैर किसी तरीके से स्टोर किया है तो वो डाटा वापस नहीं आएगा, हम कैसे उसको देखेंगे दोबारा। तो जो तरीका आपको बताया जाएगा उसी तरीके से डाटा को स्टोर किया जाएगा। फिर इट इज़ रिलेटेड, ये आपस में रिलेटेड होना चाहिए। जैसे टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, ये रिलेटेड डाटा हो गया। लेकिन डॉक्टर और स्टूडेंट की बात को समझ नहीं आती ना। उसके बाद नंबर 3, इट इज़ एक्सेसिबल इन लॉजिकल ऑर्डर विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। ये एक्सेसिबल होना चाहिए, जब हमें ज़रूरत पड़े हम उस डाटा को हार्ड डिस्क से निकाल के देख सकें। जैसे एक कॉलेज है, कॉलेज में प्रिंसिपल कहता है जी वो तमाम बच्चों की लिस्ट ले आओ जिन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई। अब हमने जो डाटा स्टोर किया हुआ है उसको किसी ख़ास तरीके से स्टोर किया हुआ है और हम वो तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट निकालेंगे जिनकी अभी फ़ीस जमा नहीं हुई। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब हमने किसी ख़ास तरीके से डाटा को स्टोर किया होगा और किसी ख़ास तरतीब से, लॉजिकल ऑर्डर होगा। हो सकता है कि हमने रोल नंबर वाइज उसको स्टोर किया है या ABC वाइज स्टोर किया है कि जिनके नाम A से शुरू होते हैं, या शहरों के हवाले से लाहौर के बच्चे, फैसलाबाद के बच्चे। तो किसी न किसी ख़ास तरीके से हमने डाटा को स्टोर किया होगा, तो वो एक्सेसिबल हो जाएगा। अगर हम फॉलो करेंगे वो तमाम रूल्स तभी हम डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो डाटा हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है इट इज़ स्टोर्ड ओनली वंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी डाटा स्टोर करना है वो एक दफ़ा स्टोर हो। डाटाबेस के अंदर बार बार डाटा स्टोर नहीं होता। जैसे रोल नंबर 7 है, अगर आपने कंप्यूटर में रोल नंबर 7 को स्टोर किया हुआ है तो बस एक ही दफ़ा स्टोर करना है। ये नहीं होगा कि हर टेबल में उसको, फिर अगर रोल नंबर 7 फ़ीस जमा कराई है तो उसको एक मरतबा फिर लिख लिया, उसने एक बुक इशू कराई है तो फिर रोल नंबर 7 आ गया। ऐसा नहीं होता। तो डेटाबेस में एक ही दफ़ा एक रिकॉर्ड एंटर होगा, ठीक है। दूसरी मरतबा कंप्यूटर खुद ही नहीं करने देगा। जब आप किसी को एक दफ़ा रोल नंबर 7 दे दिया कि ये मोहम्मद अली है, तो उसके बाद आप दोबारा से अगर लिखेंगे कि रोल नंबर 7 जावेद है तो वो पहले ही आपको बता देगा कि रोल नंबर 7 स्टोर हो चुका है, अब आप इसको दोबारा नहीं कर सकते हो। तो डेटाबेस की यही खूबसूरती है कि वो 2 दफ़ा किसी भी डाटा को स्टोर होने भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, राइट जी। चलें, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी नेक्स्ट कल क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे।